वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे है बेटा? सत्य गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक। रिया गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया दीपक। नवीन बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है बेटा। आज हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। न्यू चैप्टर आपके पुराने चैप्टर आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है बेटा। जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका पुराना। नवीन राठी सर ठंड बहुत है। हाँ नवीन बहुत ठंड है यार। नवीन बहुत ठंड है। गुड मॉर्निंग जया। जया गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? चलिए एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। आप सबका पढ़ा हुआ है। किसी ने अपने 12th में पढ़ा है, किसी ने 11th में पढ़ा है, किसी ने फाउंडेशन में पढ़ा है। हर किसी ने इस चैप्टर को किसी ना किसी लेवल पे पढ़ रखा होता है। क्लियर? क्या आप मुझे बताएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत कब पड़ती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत कब पड़ती है? क्रेडिट सेल्स के टाइम। क्रेडिट सेल्स, जब क्रेडिट सेल्स होती है तो हम कहते हैं कि जब क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन होता है, जब रुपए नहीं होते हैं, जब विश्वास देने के लिए हा वाह क्रेडिट सेल, तो हम कहते हैं कि क्रेडिट सेल का जब ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, जब क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है टू पे ए सम ऑफ मनी टू पे ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके ठीक है। किस वजह से किया जाता है? क्योंकि माल या तो क्रेडिट में परचेज किया गया हो या क्रेडिट में सेल किया गया हो, या तो क्रेडिट परचेज की गई हो या फिर क्रेडिट सेल की गई हो, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। क्लियर? क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल के समय। अब मैंने कहा बेटा कि आगे देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल में हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। मैं दोबारा इसको नीचे लिखता हूं, इसमें हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कितनी पार्टीज होती है? इसमें कितनी पार्टीज होती है? बोले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
दो पार्टीज होती है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इनिशिएट कहां से होगी? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कितनी पार्टी होती है बेटा? एक तो होता है सेलर और एक होता है बायर। क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होती है, एक तो होता है सेलर और एक होता है बायर। अब बेटा सेलर कौन होता है? सेलर होता है ड्रॉअर ऑफ बिल। सेलर कौन होता है? मैं ऐसा ही लिख देता हूं, ड्रॉअर। सेलर होता है ड्रॉअर। और बायर कौन होता है? ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, ठीक है साहब। तो सेलर कौन होता है? ड्रॉअर, जो बिल को ड्रॉ करता है। बायर कौन होता है? ड्रॉई, जिस पे बिल लिखा जाता है। और ये बिल का एक्सेप्टर भी होता है, ठीक है साहब। ड्रॉअर के लिए क्या होता है? बीआर। ड्रॉई के लिए क्या होता है? बीपी। बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल। बीपी का मतलब बिल्स पेएबल, ठीक है साहब। अब बिल का पेमेंट किसे करना होता है बेटा? बिल का पेमेंट किसे करना होता है? बिल का पेमेंट किसे करना होता है? ड्रॉई को। तो मैं कहता हूं कि साहब ये जो ड्रॉई है ये कौन होता है? पेयर। ये होता है पेयर। और ये कौन है? ये होता है साहब पे। पे। एक बात और बताओ, क्या पेई कोई और भी हो सकता है क्या? पेई कोई और भी हो सकता है क्या? तो बोले अगर इस बीआर को एंडोर्स कर दिया जाए, अगर इस बीआर को एंडोर्स कर दिया जाए, तो जो एंडोर्सी होता है वो भी पेई होता है। तो अगर हम बीआर को एंडोर्स कर देंगे, मतलब किसी और को दे देंगे, तो वो एंडोर्सी क्या बन जाएगा? वो एंडोर्सी पेई बन जाएगा। क्लियर? वो एंडोर्सी क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। तो देखो बेटा, मैं आपको पार्टीज काउंट करा रहा हूं। एक तो बीआर में होता है सेलर, एक बीआर में होता है बायर, एक होता है एंडोर्सी। तीन लोग। अब एंडोर्सी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमने बोला है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए साहब, अच्छा जो ये बायर होता है, तो बायर के यहां पे क्या क्या काम होगा बेटा? सबसे पहले बायर का काम है वो परचेज करेगा। दूसरा बीआर को, मतलब उसके लिए बीपी होता है, तो वो बीपी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और तीसरा काम क्या है? वो बीपी का पेमेंट करेगा, ठीक है। तो बिल को परचेज करना, एक्सेप्ट करना और पेमेंट करना, ये तीन काम किसके हैं? ये तीन काम होते हैं बायर के। बेटा सेलर क्या क्या कर सकता है?
सेलर सबसे पहले करेगा क्रेडिट सेल, दूसरा ड्रॉ द बिल, बिल लिखेगा, और बिल लिखने के बाद तीसरे स्टेप पे, बेटा तीसरी स्टेप पे क्या इसका काम केवल पेमेंट लेना है या ये और कुछ भी कर सकता है? तो बेटा ये यहां पे अलग अलग 4 सिचुएशन में काम कर सकता है। पहला तो बिल को होल्ड करे टिल मैच्योरिटी, और क्या करे, टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करके पेमेंट रिसीव कर ले। दूसरा तरीका मैं इसे ए ऑप्शन कह देता हूं, बी ऑप्शन डिस्काउंट विद बैंक, ये बैंक से क्या करवा ले, डिस्काउंट करवा ले और पेमेंट ले ले, पेमेंट फ्रॉम बैंक। तीसरा ये बिल को एंडोर्स टू क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दे। और चौथा तरीका बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये कलेक्शन का वेट करे, बैंक में भेज दे। ठीक है साहब, तो देखो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बायर के यहां पे माल खरीदना, बिल एक्सेप्ट करना और बिल का पेमेंट करना, लेकिन सेलर के यहां पे माल बेचना, बिल रिसीव करना और उसके बाद पेमेंट के 4 तरीके बेटा, बायर के पास पेमेंट रिसीव करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। या तो वो मैच्योरिटी डेट तक, मतलब बिल की ड्यू डेट आने तक बिल को होल्ड करे, डन। या दूसरा तरीका वो बैंक से डिस्काउंट करा ले और आज ही पैसा ले। तीसरा तरीका अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दे। और चौथा तरीका बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे, बैंक ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट करके आपके खाते में जमा कर देगा। क्लियर? क्या चारों तरीके में किसी को कोई कंफ्यूजन है? यह बात उतनी है जितनी आज तक आपने बिल के बारे में पढ़ी है, सबसे इनिशियल बात। क्लियर? किसी को इतनी बात में कोई भी कंफ्यूजन है क्या? जल्दी से मुझे बताइए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में इतनी बात में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? अक्षिता नहीं है सर, जया नहीं है। हाँ जया, आप लोगों को देखने की जरूरत है क्योंकि बाकी लोग फाउंडेशन वाले हैं, फाउंडेशन में उन्होंने ये सारी बातें ऐसे ही पढ़ रखी है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हमें बात करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बिल्स का बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, बिल का बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
चलिए बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो लोगों की बुक्स में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं बेटा, एक तो होगा सेलर और एक होगा बायर। एक सेलर की बुक्स और एक बायर की बुक्स। सेलर की बुक में सबसे फर्स्ट एंट्री, सेलर की बुक में सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? व्हेन क्रेडिट सेल, व्हेन क्रेडिट सेल्स, जब क्रेडिट में माल बेचा जाता है, जब क्रेडिट में माल बेचा जाता है। क्या एंट्री करेंगे बेटा? क्या एंट्री करेंगे? सेलर क्या एंट्री करेगा? जब क्रेडिट में माल बेचा जाएगा तो सेलर क्या एंट्री करेगा? जल्दी से बताइए। बायर टू सेल्स, बायर अकाउंट डेबिट, वो कहेगा बेटा बायर अकाउंट डेबिट बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा चिराग, क्रेडिटर्स को सेल होती है क्या? क्रेडिटर्स को सेल होती है क्या? एंट्री नंबर 2, बायर का नाम नहीं दिया हो। अगर आपको कभी बायर का नाम नहीं दे रखा हो, अगर आपको कभी बायर का नाम नहीं दे रखा हो तो आप उसकी जगह लिख देंगे डेटर्स। अगर कभी बायर का नाम नहीं बता रखा हो तो लिख देंगे डेटर। ठीक है। एंट्री नंबर 2, BR, व्हेन BR रिसीव्ड, जब बिल रिसीव होता है, जब BR रिसीव होता है तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर या डेटर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, जो ऊपर डेबिट किए वो यहां डेबिट करेंगे। ड्रॉई भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था बेटा कि ड्रॉई, बायर, एक्सेप्टर और डेटर सब एक ही जने होते हैं, एक ही जना होता है। ठीक है, इसीलिए तो समझाया था। चलिए, केवल पेई अलग अलग जने हो सकते हैं, पेई ड्रॉयर के अलावा कोई और भी हो सकता है। ठीक है सर। अब आ जाए बायर के, यहां पे मैं बायर की बात करता हूं। बायर, एंट्री नंबर 1, व्हेन क्रेडिट परचेज,
जब क्रेडिट में परचेज करते हैं, जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। एंट्री नंबर 2, व्हेन बीपी एक्सेप्टेड, जब ये बीपी एक्सेप्ट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? किसको देंगे बीपी? सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बेटा सेलर की जगह क्रेडिटर भी लिखा जा सकता है, सेलर की जगह ड्रॉअर भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब तक आपको नाम पता है तब तक आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है साहब। तो देखें, इसने माल बेचा, इसने माल खरीदा, इसको बिल मिला, इसने बिल दिया, बात खत्म। अब बेटा ड्यू डेट, जब भी बिल की ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम समझेंगे। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम आराम से समझेंगे, लेकिन ड्यू डेट से अब बेटा बिल किसके पास है? बिल सेलर के पास है। सेलर के पास 4 अलग अलग राइट होते हैं। सेलर बिल के साथ 4 अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है बिल को। 4 अलग अलग तरीके कौन से हैं बेटा? 4 अलग अलग तरीके हैं। तरीका नंबर 1, होल्ड टिल मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट तक बिल को होल्ड करें और मैच्योरिटी डेट वाले दिन बिल का पेमेंट ले लें, पहला तरीका। दूसरा, बैंक में जाएं और बैंक को कहें साहब ये बिल का पैसा मेरे पास 2 महीने बाद आने वाला है, मुझे पैसे की आज जरूरत है, तो आप मुझे आज पैसा दे दीजिए, ये पैसा 2 महीने बाद आए तब आप ले लीजिएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो पहले ही काट लीजिए। अब पहले ही काट रहे हैं, वैसे तो इंटरेस्ट बाद में देने का होता है, लेकिन जब पहले ही काट लेते हैं इंटरेस्ट तो वो कहता है कि इसे डिस्काउंट बोल के काट लीजिए कि 10,000 रुपए का बिल है, आप मुझे 9,900 रुपए दे दीजिए और आपका जो 100 रुपए का इंटरेस्ट बनता है वो पहले ही कम कर लीजिए। आपको कितना मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेना। जो पैसा कम होता है इंटरेस्ट वाला पैसा, उसे यहां पे क्या बोला जाता है? उसे यहां पे बोला जाता है डिस्काउंट चार्जेस। 2 तरीके। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है साहब मेरे कोई पैसा मांगता है, मेरा कोई क्रेडिटर है, मैं सेलर हूं और मेरा कोई क्रेडिटर है, अब वो मेरे से बिल मांग रहा है और मैं उससे बिल ऑफ एक्सचेंज मांग रहा हूं। तो मैंने कहा रुक एक काम करते हैं, जो मेरे पास बीआर आया है वो बीआर मैं उसे सीधा ही दे देता हूं कि आप मत लिखो, मैं आपको मेरे पास आने वाला बीआर, वरना मुझे जाके उससे पैसा लाना पड़ेगा और आपको मेरे से पैसा लेना पड़ेगा। आप एक काम करना, सीधा ही उससे पैसा ले लेना उस डेट पे। तो मेरे पास जो बीआर आया था, मान लो मेरा नाम मिस्टर एक्स, एक था वाई एक था जेड, तो मैंने वाई से बिल लिया और मैंने जेड को बिल एंडोर्स कर दिया। अब जेड सीधा ही पैसा किससे ले लेगा? वाई से। मेरे होने वाले ट्रांजैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। इसे कहते हैं बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। केस नंबर 4, ड्यू डेट। बेटा मेरे यहां पे डेली बहुत सारे बिल आते हैं, बिल की ड्यू डेट वाले दिन मैं पैसा लाने जाना ही भूल जाता हूं, बहुत सारा काम है, नवीन की तरह मेरा बड़ा सा बिजनेस है, टाइम ही खत्म नहीं होता। ठीक है साहब, तो अब क्या करें? तो मैंने क्या किया, मेरा बैंक मेरे को बहुत सारी सर्विसेज देता है। अब अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो बैंक उससे चार्ज ले लेता है, कोई बैंक का बहुत अच्छा कस्टमर है तो कई बार बैंक की सर्विस आपको फ्री में भी दे देता है। मैंने मेरे बैंक को कहा मेरे पास जो भी बिल आएगा मैं वो बिल आपको भेज दूंगा, ड्यू डेट वाले दिन बायर के पास जाना, उससे बिल का पैसा लेना
और वो पैसा लाके मेरे खाते में जमा कर देना। ठीक है, बैंक कहता है ठीक है साहब, हम आपके लिए ये काम कर देंगे क्योंकि हमें तो पैसे चाहिए। तो बैंक को मैंने बिल डिस्काउंट नहीं कराया, इस बार बैंक से पैसा नहीं लिया, मैं बैंक को केवल इतना दिया है कि मैंने आज मेरे पास बिल आया, मैं जैसे अपन चेक बैंक में जमा कराते हैं ना, किसको ही हमें चेक देके गया, हम चेक बैंक में जमा कराते हैं और बैंक पैसा ले लेता है, उसी तरह मैंने बिल बैंक में जमा करा दिया और बैंक उस बिल का पैसा कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर देगा। तो ये सारे केस किसके यहां पे हुए बेटा? ये सारे केस किसके यहां पे है? सेलर के यहां पे। इन सारे केस से फर्क किसको पड़ता है? इन सारे ही केस से फर्क पड़ता है सेलर को। बायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बायर को तो केवल एक ही काम करना है, बायर को तो ड्यू डेट जिस दिन आए उस दिन पैसा देना है। वो कहता है मुझे क्या मतलब है कि बिल आपने ड्यू डेट तक अपने पास रखा, आपने ड्यू डेट तक बैंक से डिस्काउंट कराया, आपने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया, या आपने बैंक को कलेक्शन के लिए दे रखा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है साहब। बायर केवल एक बात कहता है कि ड्यू डेट वाले दिन मेरे पास मेरा साइन किया हुआ बिल जो भी आदमी लेके आएगा, मैं तो उससे बिल ले लूंगा और उसे पेमेंट कर दूंगा, मेरा काम खत्म। तो बायर कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जो मर्जी है वो करो। मतलब ये चाहे कोई सा भी तरीका अपनाए, इसके यहां पे तो एक ही काम बचा है केवल, ड्यू डेट वाले दिन बिल का पेमेंट कर देना। तो एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट करना है। एक बात बताइए बेटा, बायर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट करने की क्या एंट्री करेगा? बायर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट करने की क्या एंट्री करेगा? जल्दी, सब कहां गए? गायब हो गए क्या सब? रिया, बिल का पेमेंट करना है, क्या बात कर रहे हो आप? रिया सोचो, बिल का पेमेंट करना है, पेमेंट करना है मतलब अभी तो मैंने बताया था, मुझे क्या मतलब मेरे पास कौन आ रहा है, कोई भी आए। देखो ड्रॉअर का अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो गया, सेलर, मेरे पास से पैसा जाएगा। दीपक क्या कर रहे हो तुम, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? अरे बेटा सेलर का अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो गया था, हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि जो भी मेरे पास आएगा, जो भी मेरे पास आएगा वो बिल लेके आएगा और मैं उसे पैसा दे दूंगा। मतलब मैं बिल लूंगा और पैसा दूंगा। अब बिल कौन सा था? मेरे लिए था बिल्स पेबल, तो मैं बिल्स पेबल तो वापस ले लूंगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला जाएगा? टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? तो इतना सा दिमाग लगाना है, सोच के देखो। सबसे पहले यहां से चलो, कंफ्यूजन है, आपने कुछ गलतियां की है देखो, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने माल खरीदा क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं। या तो मैंने क्या लिखा होगा सेलर, या मैंने क्या लिखा होगा क्रेडिटर, या मैंने क्या लिखा होगा ड्रॉअर। ठीक है सर। फिर जब बिल एक्सेप्ट किया तो क्रेडिटर या फिर ड्रॉअर। तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, बिल्स पेबल गया। अब तो मेरी लायबिलिटी क्या है?
अब मेरी लायबिलिटी सेलर को पैसा देना नहीं है, अब मेरी लायबिलिटी है बिल का पैसा देना। जिसके पास बिल्स पेएबल होगा मैं उसी को पैसा दे दूंगा। हो सकता है ना वो बिल्स पेएबल ड्रॉअर के पास हो सकता है उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो सकता है उसने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया हो। तो जो भी मेरे पास आएगा मैं तो कहूंगा जो बिल आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगा। क्लियर? समझ गए सभी लोग? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से, फास्ट। अक्षिता, यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 3। अब आ जाएंगे हम सेलर में। तो बेटा सेलर का तीसरा केस, सेलर के यहां पे थर्ड पॉइंट। अब थर्ड में मैं लिख देता हूं केस नंबर ए। केस नंबर ए, केस नंबर ए क्या है? केस नंबर ए है होल्ड टिल मैच्योरिटी डेट। होल्ड टिल मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट तक बिल को होल्ड करे। तो बेटा मैंने माल बेचा, मैंने आपसे बिल लिया और मैंने ड्यू डेट तक वेट किया, तो अब पैसा किसे मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा। क्या एंट्री करें? क्या एंट्री करें? व्हेन पेमेंट, अब मुझे क्या होगा? पेमेंट रिसीव होगा। पेमेंट रिसीव करने की क्या एंट्री? या तो बेटा कैश में मिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो ऐसे लिख दो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। बदले में क्या जाएगा? बीआर, बीआर चला जाएगा बेटा, बीआर चला जाएगा चलिए क्लियर, और पैसा आ जाएगा। तो एंट्री नंबर 1 हो जाएगी क्रेडिट सेल की, एंट्री नंबर 2 हो जाएगी बीआर मिलने की, और एंट्री नंबर 3 हो जाएगी पैसा मिलने की। एक सेकंड वेट करते बेटा। हाँ प्रियंका, हाँ आईडी इंकरेक्ट आ रही है मतलब? अरे तो पेज कंप्लीट कहां से हो गया फिर? कब आया था? पेपर पूरा हो गया ना? तो बस अब क्यों दिमाग लगा रहे हैं, दोबारा क्यों कर रहे हैं? पेपर कंप्लीट हो गया ना, अभी दोनों पार्ट कर दिए थे ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो बस एक बार हो गया तो फिर तो इनकरेक्ट ही आएगा, दोबारा लगाओगे तो। ठीक है? और मोनिका का भी हो गया क्या? हाँ पूछ लो। ठीक है, और बोलो। नहीं फिर से कुछ नहीं करना। ठीक है, डन, ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहते हैं? जिसे अपन बोलते हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी आपको क्या कह रहा है? केस नंबर बी कह रहा है डिस्काउंट फ्रॉम बैंक।
बैंक से डिस्काउंट करवा लीजिए। बैंक से डिस्काउंट करवाने की क्या एंट्री होगी? बैंक से डिस्काउंट करवाने की क्या एंट्री होगी? अब ये कहता है मुझे तो आज ही पैसा चाहिए, तो ये कहता है साहब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू बी आर। 1 मिनट वेट कीजिए बेटा। क्लियर? चलिए बेटा, तो एंट्री नंबर 2। अब यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा? यहां पे अमाउंट आएगा जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। यहां पे आएगा डिस्काउंट का अमाउंट और यहां पे आएगा बिल का अमाउंट। क्लियर? इतनी बात सभी को कंफर्म हो तो जल्दी से बताइए बेटा, इतनी बात सभी को कंफर्म है? जल्दी यस और नो। अब मैं इसी को यहां से हटा के लिख रहा हूं बेटा, ये 2 एंट्री तो होगी होगी। इसमें केस नंबर सी, केस नंबर सी, केस नंबर सी आपको क्या बोलता है? केस नंबर सी आपको कहता है एंडोर्स टू क्रेडिटर। एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। जब क्रेडिटर को बी आर एंडोर्स कर देंगे, ठीक है? तो आज बेटा हम 3 ही केस करते हैं। इसका केस नंबर 4 कल करेंगे, केस नंबर डी कल करेंगे, केस नंबर डी कल करेंगे, ठीक है? फाउंडेशन का मॉक टेस्ट चल रहा है बेटा, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर करनी है उनकी, ठीक है बेटा? फाउंडेशन एग्जाम का मॉक टेस्ट चल रहा है तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आज इतना ही करा पाऊंगा। चलिए आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कॉस्ट की क्लास रिकॉर्डेड ही है, अभी अगली 2 क्लास और रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, ठीक है? ओके, चलिए बाय बाय।